हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे हाइड्रोकार्बन एक्चुअली ये आपका क्लास 11th का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, उसका लेक्चर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इस चैप्टर से हमको कंप्लीटली हम लोगों को जीओसी का यूज करना है। हमको किसका करना है यूज बच्चों? यहाँ पर जीओसी का। हमको एक एक जीओसी के एक एक कंसेप्ट को साथ में लेके हम लोगों को इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जीओसी में यहाँ पर जो जो मैंने आप लोगों को फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए, जो जो मैंने बताया, उन सब का बहुत ही वाइडली यूज होगा हर चैप्टर में। अब आने वाले हर ऑर्गेनिक के चैप्टर में जीओसी के एक एक कंसेप्ट का प्योर यूज होने ही वाला है। तो जीओसी अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग अभी तक अगर आप जीओसी भूल गए हो तो आप टॉपिक वाइज मैं जैसे जैसे टॉपिक बताते जाऊं उस टॉपिक के हिसाब से आप उसको रिवाइज करते जाओ। अगर आप लोगों ने उसको कंप्लीटली रिवाइज कर लिया तो ये आप लोगों को ऑर्गेनिक का सेक्शन, रिएक्शन वाले सेक्शन आपको इजीली हो जाएंगे। और कोशिश करो रिएक्शन क्या बोलना चाहता है, रिएक्शंस की फीलिंग को समझो। बस रिएक्शन की फीलिंग को समझ लिया आप लोगों ने तो आप लोगों से हर टाइप के रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग जीओसी को हैंड टू हैंड साथ साथ पढ़ोगे ताकि आपका रिवीजन भी 100% हो जाए। और मैं लेक्चर वाइज डीपीपी भी मैं आपको दूंगा ताकि आप लेक्चर वाइज डीपीपी को करते 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 आप लोगों को कमांड आ जाए टॉपिक पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 1 पे। काफी इजी और काफी सिंपल है, ठीक है। काफी इजी और काफी सिंपल है आप लोगों का। देख लीजिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में एक्चुअली हमको क्या क्या पढ़ना है? एल्केन, एल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखो सब टाइप का इसमें जीओसी आपका आ जाएगा, बस आप लोगों को जीओसी को समझना है, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर आपने यहां से समझ लिया तो आप लोगों को जीओसी अभी तक आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया होगा तो वो पूरा आपके कंप्लीटली ऑर्गेनिक में रिवाइज हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आपने आइसोमर में भी वो आइसोमर का भी रिवीजन नहीं किया है तो अब आपके उसके एप्लीकेशन आने लग जाएंगे तो आप लोगों को आइसोमर अपने आप आने लग जाएगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर एल्केन के बारे में। सबसे पहले एल्केन के बारे में कौन सी बात ऐसी है जो हमको ध्यान होनी चाहिए? जनरली मैंने आप लोगों को लिखवाया था बच्चों नोमेनक्लेचर में एल्केन आर क्या होता है? एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन आप लोगों का क्या होता है बच्चों? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों? जो आपका एक भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को कंसिस्ट ना करे, जो आपका एक भी पाई बॉन्ड को कंसिस्ट ना करे वो आपका क्या होता है बच्चों? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड क्या होंगे? जीरो होंगे, मतलब ओनली कार्बन अटैच विद अ सिंगल बॉन्ड, कार्बन एटम अटैच विद अ सिंगल बॉन्ड। कार्बन एटम के बीच क्या होगा? ऑल कार्बन एटम्स are attached with single bond। अब ध्यान देना सबसे पहले यहां पर सारे के सारे कार्बन एटम आपके किससे अटैच होंगे? सिंगल बॉन्ड से। अब पॉइंट वाली बात यह है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम किसे बोलेंगे बच्चों? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा क्या होगा? ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा क्या होगा? कंसेप्ट यहीं से बिल्ट होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जो आपका ओपन चेन हो, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम अटैच विद अ सिंगल बॉन्ड। मैंने एल्केन के बारे में बताया, लेकिन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन in which carbon atoms attached with only single bond। मतलब कार्बन एटम के बीच क्या होगा बच्चों? केवल और केवल आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कार्बन एटम के बीच आपका क्या प्रेजेंट होने वाला बच्चों? यहाँ पर केवल और केवल
सिंगल बॉन्ड, तो वही हाइड्रोकार्बन हमारा क्या होता है बच्चों, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। वही हाइड्रोकार्बन हमारा क्या होता है बच्चों, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ये डेफिनेशन आप लोग काफी अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है, काफी सिंपल है, काफी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं बच्चों यहां पर जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। मतलब आपका क्या होगा बच्चों यहां पर CnH2n प्लस 2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन वेयर n इज व्हाट, n आपका क्या होगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपका चलता रहेगा, ठीक है। ये आपका होगा बच्चों आपका क्या जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। अब मैंने एल्केन का नोमेनक्लेचर आप लोगों को सिखाया था, एल्केन का नोमेनक्लेचर मैंने आप लोगों को सिखाया था, ठीक है। तो उसको आप लोग एक बार फोकस कर लीजिए। एल्केन का नोमेनक्लेचर मैंने आपको सिखाया था, वैसे भी मैं चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन सेगमेंट बनाऊंगा एल्केन का, उसमें मैं नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको सारे करवा दूंगा। तो इसलिए आप लोग अभी से इसको अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। एल्केन आपको जनरली कहां से अकर होगा, एल्केन आपको जनरली अकर होता है बच्चों नेचुरल गैसेस से। एल्केन आपको कहां मिलता है बच्चों, जनरली नेचुरल गैसेस से। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं एल्केन आपको कहां से होगा, ध्यान रखना यहां पर। नेचुरल सोर्स ऑफ एल्केन इज पेट्रोलियम। नेचुरल सोर्स ऑफ एल्केन इज पेट्रोलियम। मतलब आपका पेट्रोलियम आपका एल्केन का नेचुरल सोर्स होता है। एल्केन का नेचुरल सोर्स आपका क्या होता है बच्चों, पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम के थ्रू ही हमको क्या मिलता है बच्चों, यहां पर एल्केन को हमें ऑब्टेन कर सकते हैं, एल्केन को हम यहां पर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम एक एक करके सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं एक एक करके, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए एल्केन का। अब देख लेते हैं हम सबसे पहले एल्केन के बारे में। सबसे पहले एल्केन का प्रिपरेशन मेथड समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं बच्चों, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन। एल्केन का प्रिपरेशन मेथड हम लोग समझते हैं बच्चों। सबसे पहले एल्केन का प्रिपरेशन मेथड, एल्केन को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एल्केन को प्रिपेयर करने के बहुत सारे वाइडली आपके रिएक्शन है, बहुत ज्यादा रिएक्शन, मतलब एक्सेसिव आपके रिएक्शन है। लेकिन हम लोगों को कुछ रिएक्शन पे अभी फोकस करना है, कुछ रिएक्शन हमारे कुछ टाइम बाद आएगी, धीरे धीरे आएगी, वहां पर भी हमको ध्यान रखना है कि एल्केन का हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप लोगों के पास बाद में बहुत सारे रास्ते बन जाने चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखो। एल्केन को प्रिपरेशन करने का मेथड मैं यहाँ पर मैक्सिमम को कवर करने की कोशिश करूंगा, कुछ बचेगा तो वो आगे आने वाले चैप्टर में आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं एल्केन के प्रिपरेशन मेथड में। सबसे पहला हमारा है लैब प्रिपरेशन मेथड। लैब प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है, या फिर सिंपली लिख लेते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन। आपसे ऐसा नहीं पूछेगा लैब प्रिपरेशन मेथड, आप लोगों से सिंपली पूछ लेगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहला बाय रिडक्शन ऑफ एल्केन एंड अल्काइन। बाय रिडक्शन ऑफ एल्केन एंड अल्काइन, एल्केन और अल्काइन का रिडक्शन। एल्केन और अल्काइन का रिडक्शन कराने से हमको क्या मिलता है बच्चों, आप लोगों का यहां पर एल्केन मिलता है। तो देखो काफी सिंपल हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि हम लोग, अब आपको फील हो रहा होगा कि हम लोग अभी रिएक्शन याद करेंगे, नहीं, एक भी रिएक्शन हम लोग याद नहीं करेंगे, हम उसकी केमिस्ट्री को समझेंगे, अपने आप लोगों को रिएक्शन याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, समझना यहां पर आप लोगों का, जैसे मैंने अल्काइल लिया एग्जाम्पल के बेस पर। अब यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट आया, क्या आया, रिड्यूसिंग एजेंट। अब समझना यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है बच्चों, रिडक्शन हम किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसी कंपाउंड का होना मतलब क्या होता है बच्चों, वो आपका अपने आप में हाइड्रोजन का एडिशन।
तो यहां पर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपके ऐड होंगे। क्यों होंगे वो सब मैं बाद में बता देता हूं, पहले इसको समझो। तो यहां पर CH3 देखो ये क्या बन गया, ये मेरा था इथीन, ये मेरा था इथीन, इथेन से मेरा क्या बन गया बच्चों, इथेन बन गया। ठीक है, इथेन से मेरा क्या बन गया बच्चों, इथेन बन गया। इसी तरीके से अगर मैं कोई और कंपाउंड लेता हूं, ठीक है, कोई और मैं कंपाउंड लिया ये वाला, अब इसमें मैंने रिड्यूसिंग एजेंट मिलाया, एल्काइन है ये, रिड्यूसिंग एजेंट है मिलाया, यहां पर मैंने लिया 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 4 मोल क्यों ले रहा हूं, 3 मोल क्यों ले रहा हूं, ये सब आप लोगों को जानने को मिलेगा थोड़ी देर बाद। बस आप लोग अभी इसको ध्यान रखोगे कैसे कर रहा हूं मैं। हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो यहां पर क्या बना बच्चों, ये इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा आप लोगों का प्रोप 1 और इसका नाम क्या होगा बच्चों आपका प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा बच्चों आपका प्रोपेन। तो ये तो आपका था नेमिंग के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया, इस तरीके से कुछ आपका चलता है। अब समझो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है उसको एनालिसिस करते हैं। सबसे पॉइंट वाली बात, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है, इस रिएक्शन को हम रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा और इस रिएक्शन में हो क्या रहा है उसको समझते हैं। इन रिएक्शन 1, ये रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2, तो यहां मैं लिख देता हूं इन रिएक्शन 1 and 2 addition of hydrogen will be happen, addition of hydrogen is happen। यहां पर आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने की वजह से क्या हो रहा है, इट मींस alkene and alkynes are reduced and form alkane। ठीक है, ये पहली लाइन आप लोगों को समझ में आ गई। अब इससे समझना यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन, ड्यू टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा। अब कहीं मैंने आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ाया था, कहीं मैंने आपको क्या पढ़ाया था बच्चों, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन वर्ड है तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नाम का वर्ड आएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को मैंने अभी कंप्लीटली नहीं लिखा है, इसके साथ क्या होगा बच्चों आपका, यहां पर समझना, इसके साथ आपका डेल्टा एच आपकी वो हीट आपकी रिलीज होगी और यहां पर डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन आपकी यहां पर हीट रिलीज होगी। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है, समझ में आया। तो इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या बच्चों, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अगर यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता तो हम कुछ और नाम बोलते, हाइड्रोजन के एडिशन होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो सॉरी, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इसका नाम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब सबसे पहली बात है हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से यूज करेंगे और उन रिड्यूसिंग एजेंट का फंक्शन क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिड्यूसिंग एजेंट का आप लोगों के सामने फंक्शन क्या होने वाला है, उस चीजों को आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का आप लोगों का फंक्शन क्या होगा उसको आपको समझना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर अब इसी में आगे की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, फंक्शन क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं।
ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट बोलो या फिर कैटलिस्ट बोलो। रिड्यूसिंग एजेंट बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट बोल दिया या फिर मैंने क्या बोल दिया बच्चों, कैटलिस्ट, जो जो आपके इसमें यूज होंगे, ठीक है ना। अब एजेंट बोल दिया या फिर मैंने कैटलिस्ट बोल दिया, यहां पर आपका समझना रिड्यूसिंग एजेंट या फिर कैटलिस्ट। तो आप लोगों ने अभी सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपका क्या होता है, कैटलिस्ट इज इट इज सब्सटेंस which can affected on rate of reaction, ठीक है, never participate in reaction but it can form intermediate। मतलब समझना बात को, वो कभी भी आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो आपका इंटरमीडिएट को फॉर्म करेगा। वो आपको किसको फॉर्म करेगा बच्चों, इंटरमीडिएट को फॉर्म करने में काम में आएगा, लेकिन कभी भी नेट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं रहेगा। आपका कैटलिस्ट जैसा होता है वैसा ही होता है, ठीक है। और आपने टाइप ऑफ कैटलिस्ट भी पढ़ा होगा, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। तो यहां पर सबसे पहले टाइप ऑफ कैटलिस्ट, कौन कौन से टाइप के कैटलिस्ट आपके काम में आएंगे बच्चों, यहां पर मैं आप लोगों को लिखा देता हूं। सबसे पहले यहां पर आएगा बच्चों अब हमारा होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये अच्छे से। होमोजीनियस कैटलिस्ट आपका उस टाइप का कैटलिस्ट होता है जिनमें रिएक्टेंट का फेज, ध्यान से समझना, फेज ऑफ रिएक्शन इज सिमिलर टू द फेज ऑफ कैटलिस्ट। मतलब रिएक्टेंट के जितने भी फेज होंगे वो आपके कैटलिस्ट के फेज की तरह होंगे। जैसे आप लोगों ने होमोजीनियस कैटलिस्ट में बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों ने दे रखे होंगे सरफेस केमिस्ट्री में, थोड़ा सा उसको आप लोग देखिए। होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है, जो आपके रिएक्टेंट का फेज होता है वही आपका किसका फेज होता है बच्चों, कैटलिस्ट का फेज होता है, वही आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है। एक होता है बच्चों आपका हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। कौन सा होता है, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। तो हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट आपका होता क्या बच्चों, देखो होमोजीनियस कैटलिस्ट में सबसे पहले आपका आता है बच्चों RH PPH3 थ्राइस थ्राइस Cl। इसको हम बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट। अभी देखो इसका नाम लिखना तो तुम लोगों को मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम की चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इसका नाम लिखना मैं आप लोगों को कहां बताने वाला हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम की चैप्टर में। वैसे फिर भी मैं आप लोगों को इसका नाम मैं बता देता हूं। इसका नाम होगा बच्चों यहां पर क्लोरो, इसको बोलेंगे ट्रेस, क्लोरो ट्रेस, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोहोडियम, ठीक है, रोहोडियम बोल सकते हैं, हाँ रोहोडियम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आपका कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर आपका होगा प्लस, तो यहां पर आ जाएगा आपका +2। ये होता है इसका कैटलिस्ट का नाम। तो ऑक्सीडेशन नंबर इतना जरूरी नहीं है, वो आपको आगे जाके सीखने को मिल जाएगा। तो ये तो होता है हमारा होमोजेनियस कैटलिस्ट। होमोजेनियस कैटलिस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों विल्किंसन कैटलिस्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार स्टेज देके बोल रहा हूं, सीधा क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है विच वन इज द होमोजेनियस कैटलिस्ट, तो सीधा क्वेश्चन आया है बच्चों। तो ये बात ध्यान रखना, ये विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, सीधा क्वेश्चन आ चुका है एक बार। तो मेंस में आने के लिए सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन के आने का सबसे ज्यादा मतलब चांसेस है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अब इसके बाद हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में आपके कौन कौन से हैं यहाँ पर, रेने निकल आपके हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में रेने निकल हो जाएगा, या फिर एडम कैटलिस्ट। ये बहुत ही आसान है, नाम बड़े टफ है बस, एडम कैटलिस्ट। या फिर हम बोल सकते हैं थर्ड यहां पर P2 कैटलिस्ट, ठीक है, रेने निकल, एडम कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट। और यहां पर मेटल कैटलिस्ट, रेने निकल के साथ ही निकलो बच्चों मेटल कैटलिस्ट, तो कि आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। मेटल कैटलिस्ट,
मेटल कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये कुछ आपके कैटलिस्ट होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट कौन से होते हैं और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कौन से होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस कैटलिस्ट कौन से होते हैं और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कौन से होते हैं। अब आप लोगों ने ध्यान रखा होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में कैटलिस्ट की आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी। एब्जॉर्प्शन में आपने क्या पढ़ा होगा बच्चों, कैटलिस्ट की थ्योरी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एब्जॉर्प्शन में आपने किसके बारे में पढ़ा होगा बच्चों, कैटलिस्ट के थ्योरी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन में। तो एब्जॉर्प्शन में जब आपने कैटलिस्ट के थ्योरी के बारे में पढ़ा है तो क्या पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने कैटलिस्ट के थ्योरी के बारे में एब्जॉर्प्शन में, थोड़ा सा देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन में आप लोगों ने यहाँ पर कैटलिस्ट की थ्योरी के बारे में क्या क्या पढ़ा है कि ये जो होमोजीनियस कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, बट हेट्रोजीनियस के लिए आपका थ्योरी क्या था, हेट्रोजीनियस के लिए आपकी जो थ्योरी थी वही इसका कंसेप्ट है। एक बार आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ो हेट्रोजीनियस के लिए क्या थ्योरी थी और होमोजीनियस के लिए क्या थ्योरी थी। ठीक है, हेट्रोजीनियस में हम कुछ वर्ड का यूज करते हैं, एड्जॉर्प्शन, हम कुछ वर्ड का करते हैं यूज, एड्जॉर्प्शन। अब एड्जॉर्प्शन हमारा क्या होता है वो भी हमको जानना है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों अब हम रिडक्शन ऑफ मेटल कैटलिस्ट, रिडक्शन ऑफ मेटल कैटलिस्ट के बारे में, रिडक्शन बाय मेटल कैटलिस्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एक करके बताता हूं रिडक्शन फिनोमेना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं रिडक्शन बाय मेटल कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट। और मेटल कैटलिस्ट का मतलब आपका क्या कौन सा वाला है, हेट्रोजीनियस टाइप का। कौन सा वाला है, हेट्रोजीनियस टाइप का। तो हेट्रोजीनियस टाइप का होगा बच्चों ये आपका, कैसा टाइप का होगा, हेट्रोजीनियस टाइप का, हेट्रोजीनियस टाइप का होगा बच्चों ये आपका। ठीक है, हेट्रोजीनियस टाइप का होगा। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस टाइप के लिए कोई आपकी थियरी होगी, उसके हिसाब से हम यहाँ पर मैकेनिज्म को भी बनाएंगे और किस तरीके से हमको डील करना है उस तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे। ठीक है ना, तो मेटल कैटलिस्ट, तो यहाँ पर कैटलिस्ट कौन कौन से होंगे बच्चों, यहाँ पर आपके कैटलिस्ट क्या क्या होगा, कैटलिस्ट का कौन सा फॉर्म आपको रिएक्शन में मिलने वाला है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ आपको मेटल कैटलिस्ट मिलेगा। हाइड्रोजन के साथ आपको क्या मिलेगा, मेटल कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट। हाइड्रोजन के साथ आपको क्या मिलेगा बच्चों, मेटल कैटलिस्ट। थोड़ा सा एक बात ध्यान से समझो, हाइड्रोजन के साथ आपको क्या क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर मेटल कैटलिस्ट। और मेटल कैटलिस्ट कितना होगा बच्चों, कौन कौन से होंगे, निकल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, एंड आपका PtO2 भी हो सकता है। PtO2 प्लस हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, एडम कैटलिस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडम कैटलिस्ट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडम कैटलिस्ट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एडम कैटलिस्ट। इस बात का ध्यान रखो, इसी को हम यहां पर क्या बोलेंगे, एडम कैटलिस्ट। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां पर निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, अभी चालू होगा रिएक्शन, बस थोड़ा सा वेट करो बस अच्छे से। अब देखो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम में से बेस्ट आपका कौन सा होगा, आपसे बेस्ट पूछा जाएगा तो बेस्ट आप कौन सा बोलोगे। देखो पैलेडियम का क्या होता है बच्चों, लिटिल अमाउंट ही हमारे कैटलिस्ट के लिए काम आ जाता है। कौन सा अमाउंट, लिटिल अमाउंट में ही काम आ जाएगा, लिटिल अमाउंट ही हमारा काम आ जाएगा। सॉरी पैलेडियम का हमारा कौन सा काम आएगा बच्चों, लिटिल अमाउंट। पैलेडियम का हमारा लिटिल अमाउंट ही काम आ जाएगा। ठीक है, और प्लेटिनम का हमें क्या है, प्लेटिनम आपका कॉस्टली होता है, प्लेटिनम आपका कॉस्टली होता है। और निकल का हमको चाहिए वो ह्यूज अमाउंट, मतलब ज्यादा अमाउंट में चाहिए। निकल मुझे कौन सा अमाउंट में चाहिए बच्चों, निकल मुझे चाहिए ह्यूज अमाउंट में। आपको रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए पैलेडियम मुझे चाहिए लिटिल अमाउंट में, निकल चाहिए मुझे ह्यूज अमाउंट में, और प्लेटिनम तो कॉस्टली होता है, तो कॉस्टली वाला तो नहीं। अब मैं अगर बोलना चाहूं कि इन सब में से बेस्ट आपका कौन सा है, बेस्ट अगर मैं बोलना चाहूं तो बेस्ट आप किसका करोगे यूज बच्चों, पैलेडियम का, पैलेडियम का करोगे आप लोग यूज। पीडी को बोलते पैलेडियम, पीडी को क्या बोलते बच्चों हम लोग, पैलेडियम। इन सब का हम लोग करने वाले यहाँ पर यूज। अब एक्चुअली में आपको यहाँ पर रिएक्शन किस फॉर्म में मिलेगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
थोड़ा सा पीछे से देखो कि क्या चल रहा है, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम चलते बच्चों मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन की मैकेनिज्म, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी क्या बोलूंगा, हाइड्रोजनेशन विद मेटल कैटलिस्ट। मेटल कैटलिस्ट के साथ क्या मैकेनिज्म चलेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, मैकेनिज्म के बारे में हमको अच्छे से जानना है, इसको समझ लिया अच्छे से तो सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो जो पॉइंट में यहां बता रहा हूं उसी को मैं मैकेनिज्म में लेके आऊंगा, तो इसलिए मैं पहले पॉइंट बता देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहां पर पहला पॉइंट क्या है, मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अब देखो, एड्सॉर्प्शन आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजियो ऑप्शन, एक होता है केमियोस ऑप्शन। तो आप लोग कौन सा वाला करोगे बच्चों, यहां पर आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा। क्या होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा, और इसको शॉर्ट में हम क्या बोल देते बच्चों, केमियोस ऑप्शन, इसको शॉर्ट में ये भी बोल देते। ठीक है, अब आप लोगों ने जानते हो कि एड्सॉर्प्शन हो रहा है, एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक फिनोमिना, ये लाइन आप लोग जानते हो। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक फिनोमिना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या फिर यही बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो दैट्स व्हाई हाइड्रोजनेशन by metal catalyst is exothermic phenomena, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, हीट आपकी रिलीज होगी। ये पहला पॉइंट था। सबसे पहला पॉइंट में क्या है, जो इसकी मैकेनिज्म है मेटल कैटलिस्ट के साथ, वो कौन सी थ्योरी के ऊपर डिपेंड है बच्चों, एड्सॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर। ठीक है, एड्सॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर डिपेंड है, मतलब आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर केमिकल एड्सॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड है। एड्सॉर्प्शन थ्योरी में भी आपके एड्सॉर्प्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों, आपके केमिकल एड्सॉर्प्शन के ऊपर। और एड्सॉर्प्शन होता कैसा फिनोमिना है, होता आपका एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। और आप लोग जानते हो कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में मुझे कितने यहाँ पर आपके कितना होता है, 80 to 120 किलोजूल पर मोल यहां पर आपकी हीट का रिलीज होता है। 82 किलोजूल पर मोल आपका हीट का रिलीज होता है। क्यों, और ये भी जानते हो कि इसमें मुझे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसमें मुझे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं। कभी अगर इस नाम से आ जाए तो घबराना नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। अगर आपसे कभी पूछ ले व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन एंड एल्काइन, उसका हाइड्रोजनेशन। ठीक है, यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, ये आपका जनरली अकर एट वो हाई टेम्परेचर। यहां पर क्या होगा बच्चों, जनरली अकर एट, ये आपका हाई टेम्परेचर पे अकर होगा, जनरली अकर एट हाई टेम्परेचर पे भी ये आपका अकर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है बच्चों, यहां पर मैकेनिज्म के बीच में हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनता है बच्चों। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट आप सिंपली बोल सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट आपका वो स्टेट होता है जिसकी एनर्जी आपकी सबसे ज्यादा होती है। मैंने लिखवाया था रिएक्टिव इंटरमीडिएट, खोलो रिएक्टिव इंटरमीडिएट में मैंने जब ग्राफ बनाए थे बच्चों आप लोगों के लिए, रिएक्टिव इंटरमीडिएट का इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें मैंने ट्रांजिशन स्टेट आपका पीक पॉइंट पर बनाया था, एक रिएक्शन में एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट आप लोगों को बन सकते हैं, एक से ज्यादा आप लोगों को ट्रांजिशन स्टेट आपके बन सकते हैं। तो इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअली में होती क्या उसको समझते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, देयर आर टू टाइप
Two type of transition state will be formed in this reaction. Two type of transition state will form in this reaction. फर्स्ट आपका क्या होगा बच्चों? फर्स्ट आपका होगा फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। पहला आपका 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और दूसरा आपका क्या होगा बच्चों? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। दूसरा आपका क्या होगा? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये दो टाइप के आपके ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। फर्स्ट आपका होता है 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और सेकंड आपका क्या होता है? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दो टाइप के ट्रांजिशन स्टेट आपके होते हैं। एक्चुअली में ट्रांजिशन स्टेट आपका वो स्टेट होता है जो रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच का हो। रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में क्या क्या हो रहा है वो सब आपको कौन बताता है बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। ट्रांजिशन स्टेट से हमको पता पड़ता है। अभी हम निकालेंगे ट्रांजिशन स्टेट बच्चों, बस आप लोग अभी ध्यान रखो कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। इफ ग्रेफाइट इज एडेड इन मेटल कैटलिस्ट, इफ fourth point, if graphite is added with metal catalyst में अगर मैंने ग्रेफाइट को ऐड कर दिया, if graphite is added with a metal catalyst, then rate of hydrogenation मतलब रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, या फिर मैं बोल दूं रिएक्शन रेट। अब देखो रिएक्शन का रेट मतलब है, यहां पर तो हाइड्रोजनेशन आपका रिएक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का रेट आपका क्या कर जाएगा? विल इंक्रीज, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हम बढ़ा भी सकते हैं, तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हम घटा भी सकते हैं बच्चों। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को हम घटा भी सकते हैं, तो कैसे घटाएंगे? तो यहां पर देख लेते हैं। इफ मेटल कैटलिस्ट इज पॉलिश्ड विद, इफ मेटल कैटलिस्ट इज पॉलिश्ड विद CaCO3 या फिर बेरिलियम कार्बोनेट, ठीक है। बेरियम का कार्बोनेट, या फिर मैं बोल दूं CaCO3, या फिर बेरियम सल्फेट BaSO4, या फिर मैं बोल दूं BaSO4, ठीक है। इन तीनों के प्रेजेंस में अगर मैंने मेटल कैटलिस्ट को इन तीनों से पॉलिश कर दिया है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, या फिर बोल सकते हैं क्यूनोनाइन, क्या बोलेंगे? क्यूनोनाइन, ठीक है, क्यूनोनाइन बोल देंगे इसको। क्यूनोनाइन का आपका फॉर्मूला क्या होगा मैं आपको लिख देता हूं यहां पर। एक्चुअली इसका एक और नाम है 9BBN, तो ये होता है आपका क्यूनोनाइन, ठीक है। इस तरीके का आपका कंपाउंड होता है क्यूनोनाइन। यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा विच इज नॉट डीलोकलाइज, ये आपका लोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। क्या होगा बच्चों? ये आपका लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब आपका वो पेयर जो आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करे, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इस टर्म्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो आपको क्यूनोनॉल होता है। अब ध्यान रखना, इफ मेटल इज पॉलिश्ड विद इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड क्यूनोनाइन, रिएक्शन रेट कैन बी स्लो डाउन। मतलब रिएक्शन रेट को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? डिक्रीज कर सकते हैं। रिएक्शन रेट को डिक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, CaCO3 BaCO3 BaSO4 को एसिड या फिर क्यूनोनाइन। अगर आपको ऐसा भी दिखता है तो स्लो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो आपके हैं
ये आपका किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ये आप लोगों ने पढ़ा था रिएक्शन के लिए एक होता है प्रोमोटर, एक होता है क्या बच्चों आप लोगों का, ये तो आपका ग्रेफाइट है, वो किसकी तरह एक्ट करेगा? प्रोमोटर की तरह, मतलब कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। ध्यान से समझना, कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट के पास आपके दो वर्ड होते हैं, एक कैटलिस्ट के लिए दो वर्ड डिफाइन किए गए, प्रोमोटर एक होता है बच्चों आपका पॉइजन, एक होता है प्रमोट करेगा रिएक्शन को, मतलब कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। वो कौन बढ़ाएगा? ग्रेफाइट। और ये तीनों आपकी क्या करेंगे बच्चों? कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, है ना? तो ये आपकी कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। जब ये आपकी कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, बात को ध्यान से समझना, जब ये आपकी कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, इसका मतलब ये आपकी कैटलिस्ट के लिए किसकी तरह एक्ट कर रहा है बच्चों? पॉइजन की तरह। ठीक है, पॉइजन की तरह एक्ट करेगा बच्चों ये आपके कैटलिस्ट के लिए किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों? पॉइजन की तरह। तो ये बात ध्यान रखो, कहीं बुकों में ये नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ है, दोनों लिखे हुए, तो आप मेनली इन दोनों पर तो फोकस करके रखो, मेनली इन दोनों पर तो आप लोग फोकस करके रखो, ये दोनों पर आप लोग अच्छे से फोकस करके रखो। ठीक है, तो ये आपकी क्या करते हैं बच्चों? रिएक्शन रेट को स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो था कुछ हमारा यहाँ पर आपका, यहाँ पर कैटलिस्ट के बारे में भी बता दिया, आपके मैकेनिज्म में क्या होगा, क्या होना है, क्या नहीं होना। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटलिस्ट का रिएक्शन में हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? रिएक्शन जब आपको मिलेगी तब आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटल कैटलिस्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटल कैटलिस्ट। मेटल कैटलिस्ट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, उसको समझते हैं। अब देखो मेटल कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा। देखो मैं 3-4 आप लोगों को एग्जांपल लिख रहा हूं, आप लोगों को खुद समझ में यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला एग्जांपल है मेरे पास PdH2 हीट। अगर ऐसा दिखा गया आपको एरो के ऊपर, तो इसका मतलब यहां पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख गया तो इसका मतलब आपका क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब एक और मीनिंग निकल सकता है, यहां पर आपका एक्सेसिव अमाउंट में H2 ऐड हो सकता है, यहां पर आपका एक्सेस अमाउंट में H2 ऐड हो सकता है। बात को ध्यान से समझना, क्या मुझे यहां पर हाइड्रोजन के आगे लिमिटेशन दी गई है? ठीक है, यहां पर क्या मुझे रिएक्शन में बोला गया कि हाइड्रोजन में लिमिटेशन है? यहां पर लिमिटेशन हाइड्रोजन में नहीं है, इसलिए हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, ये हमारे एक्सिस वो हाइड्रोजन को ऐड कर सकता है। ठीक है, एक्सेसिव आपकी रिएक्शन होगी। ठीक है, यह आपके मतलब हाँ, ये आपके एक्सिस में होगा। इसको क्या हम एज्यूम कर लेना बच्चों? हमेशा एक्सिस में। अगर नहीं होगा तो आप लोगों को एक्सिस में ऐड करना है, अगर लिमिटेशन नहीं दी गई होगी। या फिर इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आप लोगों के सामने, PdH2 1 मोल, यहां पर हीट, ये भी रिएक्शन की लाइन के ऊपर लिखा हुआ मिल सकता है। इसका मतलब ये क्या है, यहां पर लिमिटेड कैटलिस्ट है, मतलब आपको कितना 1 मोल ऑफ H2 ऐड करना है। इसका मतलब आपको क्या ऐड करना है? 1 मोल ऑफ H2 ऐड करना है, आपको 1 मोल ऑफ H2 को ऐड करना है। इसका मतलब ये हुआ। थर्ड, अगर मैं बोलना चाहूं थर्ड लाइन का मतलब भी समझ लेना बच्चों, अच्छे से समझ लो। देखो यहां पर PtH2 1 मोल, यहां पर डेल्टा। अब देखो पीटी बदलने से हमारा कुछ नहीं होगा, फिनोमिना एड्सॉर्प्शन वाला ही रहेगा। पीटी बदलने से हमारा कुछ नहीं होगा, मतलब सिंपली हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर पीटी पीडी एनआई ये सब करने से हमको कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हमारा 1 मोल ऑफ H2, यहाँ पर 1 मोल ऑफ H2 आपका ऐड होगा, यहाँ पर 1 मोल ऑफ H2 आपका ऐड होगा। ठीक है, फोर्थ आपको ऐसा भी मिल सकता है, H2 PDC, कैसा भी मिल सकता है बच्चों, ये H2 PDC 1 मोल, यहां पर टेम्परेचर बिना टेम्परेचर के नहीं आएगा रिएक्शन। ठीक है, टेम्परेचर के साथ आएगा, और कई बार हमको टेम्परेचर भी नहीं दिया होता है, सिंपल NiH2 भी लिखा होता है, तो उसका मतलब भी वही समझना है। तो इसका मतलब भी क्या होगा बच्चों आपका, यहां पर भी इसका मतलब क्या होगा, 1 मोल
1 मोल ऑफ H2 ही ऐड होगा। बट क्या होगा बच्चों, बट ड्यू टू द कार्बन क्या है बच्चों, आपका ग्रेफाइट फॉर्म है यहाँ पर, ड्यू टू द कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म रिएक्शन रेट आपकी बढ़ जाएगी। अभी भी मैंने बोला था रिएक्शन रेट आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर कार्बन जो होता है ग्रेफाइट वो रिएक्शन रेट को बढ़ाता है, तो यहाँ पर जो ये कार्बन है उसका मतलब क्या है, रिएक्शन रेट आपकी बढ़ गई है और कुछ मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है, रिएक्शन रेट इंक्रीज। अब अगला मैं अगर फिफ्थ एक और एग्जांपल बोलना चाहूं तो फिफ्थ में अगर मैं बोलना चाहूं यहाँ पर PdH2, यहां पर मैंने 2 मोल दिया है, 2 मोल और टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ही ऐड होगा। कि क्या होगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ही ऐड होगा। अब मुझे एक चीज आप लोग है ना होमवर्क में बताना, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, 2 मोल ऑफ H2 ही ऐड होगा। चलो ठीक है, होमवर्क में मत बताओ, आपको मैं यहीं पर बता देता हूं। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है 4H एटम आपका ऐड होगा, 4H एटम आपका ऐड होगा। तो ये कुछ आपके कैटलिस्ट के सिंबल होते हैं जो कि आपके रिएक्शन में अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कई बार आपको ऐसा भी मिल जाता है, ऐसा भी आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है, NiH2 के फॉर्म में। तो इसका मतलब भी आप क्या समझोगे, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया है, इसका मतलब आप क्या समझोगे, ना तो इसमें 1 मोल दिया है, ना तो इसमें आपको 2 मोल दिया है, आपको सीधा बोला है NiH2, मतलब एक्सेसिव अमाउंट में आपको रिएक्शन कराना है। यहाँ पर एक्सेसिव मतलब एक्सेसिव अमाउंट में आपको लेके चलना है रिएक्शन को एक्सेसिव अमाउंट में आपको एज्यूम करना है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एज्यूम कर लेना है। समझ में आ गया, जब नहीं दिया गया हो तो एक्सेसिव अमाउंट, जब दिया गया हो तो 1 मोल के साथ ही कराना है, ठीक है। तो ये तो था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटल कैटलिस्ट, जो कि आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर मेटल कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। काफी इजी और काफी सिंपल है। अब हम चलते हैं बच्चों इसके मैकेनिज्म पे, इसके मैकेनिज्म की ओर हम देखते हैं बच्चों, मैकेनिज्म क्या होगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपका एड्सॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है। मैकेनिज्म आपका एड्सॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों को मैकेनिज्म बताता हूं, समझना बात, मैकेनिज्म समझना, मैकेनिज्म अगर आप समझ ले तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैकेनिज्म में स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में हमको क्या करना है, हाइड्रोजन इज पास ओवर मेटल कैटलिस्ट, पास थ्रू मेटल कैटलिस्ट, मतलब हाइड्रोजन इज पास्ड थ्रू मेटल कैटलिस्ट, मेटल सरफेस से। हाइड्रोजन को हमको कहां से पास करना है बच्चों, मेटल सरफेस से। हाइड्रोजन इज पास थ्रू मेटल सरफेस, ठीक है। और क्या होगा मेटल सरफेस पे, दिस हाइड्रोजन इज एड्सॉर्ब्ड बाय मेटल सरफेस। ये हाइड्रोजन आपका मेटल सरफेस से क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एड्सॉर्ब हो जाएगा। ये हाइड्रोजन आपका मेटल सरफेस से एड्सॉर्ब हो जाएगा। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। अब बात को ध्यान से समझना, थियरी आपको समझ में आ गई है, समझना। ये आपका मेटल कैटलिस्ट है, ये मैंने कोई मेटल कैटलिस्ट बना दिया, लाइन में बना के मैं सिंपल मेटल कैटलिस्ट ऐसे बना देता हूं। ये कोई मेटल सरफेस है, ये कोई आपका क्या बच्चों, मेटल सरफेस है, ठीक है। मेटल सरफेस पे पहले क्या होगा बच्चों, यहां से हम हाइड्रोजन को पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस को मैं यहां से पास करूंगा। तो हाइड्रोजन गैस को पास करने के बाद हमारा क्या बनेगा बच्चों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, कोशिश करना आप लोग। ये मेरा हो जाएगा मेटल सरफेस, ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, मेटल सरफेस, ये मेरा हो जाएगा मेटल सरफेस। और मेटल सरफेस पे कौन आके एड्सॉर्ब आपका होगा बच्चों, हाइड्रोजन। आपका कौन आके एड्सॉर्ब होगा बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के अंदर ये वाला रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से एड्सॉर्ब आपका हो जाएगा मेटल सरफेस पे, ठीक है। अब क्या होगा कि अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में जो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन इज एड्सॉर्ब हाइड्रोजन ऑन मेटल सरफेस, इसको मैं क्या बोल देता हूं,
एडजॉर्ब हाइड्रोजन एट मेटल सरफेस। यहां पर मेटल सरफेस पर आपका क्या हो गया बच्चों, हाइड्रोजन आपका एडजॉर्ब हो चुका है। एडजॉर्ब हाइड्रोजन एट मेटल सरफेस, यहां पर क्या है, सिंपली मेटल सरफेस है। ठीक है, अब स्टेप 2 इस मैकेनिज्म का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप 2 के बारे में मैं दो तरीके से बताऊंगा। स्टेप टू समझते हैं। यहां पर स्टेप टू आप लोग सिंपली समझ लेना। स्टेप 2 आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज पास थ्रू। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी तो हम फिलहाल एल्केन और एल्किन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब एक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये आपका रिडक्शन करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहा हूं, ऐसा कोई वो नहीं है, एल्केन और एल्किन का तो करता ही करता है। ठीक है, नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज पासेस थ्रू। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज passed through adsorb metal surface at which hydrogen is adsorbed। मतलब आपका क्या है, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब आपको पास करना है कहां पर, जहां उस मेटल सरफेस पर जहां पर आपका हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो चुका है, जहां पर आपका हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो चुका है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने यहां पर ड्यूटेरियम मतलब D2 गैस को डाला, तो यहां पर आपका कौन एडजॉर्ब होगा बच्चों, आपका यहां पर H की जगह कौन आ जाएगा बच्चों, D आ जाएगा, और यहां पर H की जगह D आ जाएगा। तो ये आइसोटोप का चलेगा आप लोगों का। अगर हाइड्रोजन होगा तो HH होगा, और अगर ड्यूटेरियम होगा तो आपका DD होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, ये भी मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चों, यहां पर मैं पास करता हूं, जैसे एग्जांपल मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मैं मेटल सरफेस अब मैं ऐसा बना देता हूं, ये मेरा मेटल सरफेस है, यहां पर मेरा मेटल सरफेस है। ठीक है, मेटल सरफेस है, सिंपली बना देता हूं। अब देखो, मेटल सरफेस पर मैंने किसको पास करना है, मुझे इसको पास आउट करना है, इसको पास करना है। ठीक है, मेटल सरफेस जहां पर आपका हाइड्रोजन आपका एडजॉर्ब हो चुका है, जहां पर आपका कौन एडजॉर्ब हो चुका है बच्चों, हाइड्रोजन आपका एडजॉर्ब हो चुका है। ठीक है, हाइड्रोजन आपका एडजॉर्ब हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से अब जब यहां पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब होगा तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले यहां पर मैं बना देता हूं फिर से मेटल सरफेस। अब ये वाला पॉइंट आपको समझने लायक है, ये वाला पॉइंट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया है। टिल्ट करने का मतलब ये नहीं कि सर आपने कितने डिग्री एंगल से घुमाया है, एंगल इंपॉर्टेंट है, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। एंगल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने हल्का सा टिल्ट करके बताया ताकि मुझे बनाने में आसानी रहे। ऐसा नहीं है कि घुमाना ही है तो आप लोगों को भी घुमाना है, नहीं, आप लोगों को बस मैकेनिज्म सीखना है कि क्या हो रहा है, और मैकेनिज्म को 5 से 6 बार खुद से लिखोगे तो आप लोगों को कोई सी भी रिएक्शन आने लग जाएगी। 5 से 6 बार खुद से लिखो तो आपको रिएक्शन आने लग जाएगी। देखो, ठीक है, एक बार जैसे मैकेनिज्म होती है, बंद करो कॉपी, रफ नोटबुक में एक बार मैकेनिज्म लिखो, आपको 100% एक दो बार मैकेनिज्म लिखो, सर ने क्या क्या बोला, कैसे कैसे हुआ, आप लोग खुद से लिखो दोनों लाइन, जरूरी नहीं है स्टेटमेंट लिखना, इस दोनों को समझ के। सर ने क्या बोला था, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस मेटल सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ, मेटल सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ तो इस तरीके से हुआ। देन मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड को पास करना है, तो मैंने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ये मान लिया, अब इसके थ्रू मैं पास कर रहा हूं। ऐसा सोच के आप लोग खुद से लिखो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर पॉइंट वाली बात यहीं से स्टार्ट होगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात। देखो, इन दोनों के बॉन्ड के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा, वो इंटरेक्शन आपका टूट रहा होगा। ठीक है, इन दोनों के बॉन्ड के बीच में कोई ना कोई तो इंटरेक्शन होगा, वो इंटरेक्शन आपका टूट रहा होगा। ट्रांजिशन स्टेट मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच का जो स्टेज होगा वो है। तो ये वाला बॉन्ड आपका टूट रहा होगा, ये वाला बॉन्ड तो आपका एडजॉर्ब हुआ है। ठीक है, एडजॉर्ब वाला है, ये वाला आपका कौन सा बच्चों, एडजॉर्ब होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड आपका टूट रहा होगा और ये वाला बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा होगा। थोड़ा सोचो, अब ये वाला बॉन्ड जब आपका फॉर्म होगा तो उसी वक्त आपका ये वाला बॉन्ड भी आपका टूटेगा, उसी वक्त आपका ये वाला बॉन्ड भी आपका क्या हो रहा होगा बच्चों, टूट रहा होगा। ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो रहा है बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर भी आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहां पर आपका क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहां पर भी आपका क्या हो रहा है बच्चों, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है।
और थोड़ा आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। यहां पर एक ये वाला बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और आपका बन कौन सा बॉन्ड रहा है, यहां पर एक आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। देखो एक ही बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये वाला भी बॉन्ड आपका कौन सा बन रहा है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। अब यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, बट यहां पर बॉन्ड टूट रहा है आपका पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो ऑब्वियसली बात है, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का कॉम्बिनेशन अगर आपका वीक होगा कि सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड का कॉम्बिनेशन, आप तो समझ सकते हो पाई बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का कॉम्बिनेशन आपका वीक होगा। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का कॉम्बिनेशन आपका वीक होगा, जबकि सिग्मा बॉन्ड का कॉम्बिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा। सिग्मा बॉन्ड का कॉम्बिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं बाद में, पहले इतना समझो। ये जो होगा बच्चों, जिसमें हम ट्रांजिशन स्टेट, आपका वो स्टेट होता है इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ट्रांजिशन स्टेट में हम बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग को शो करते हैं। तो यहां पर कितने एटम आपस में बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो 4। तो देखो चार आपकी साइक्लिक मेंबर रिंग बन गए, तो इसको क्या बोलेंगे, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। मैंने आपको बताया था 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये भी बन गया। देखो एक एक लाइन हम देख लेंगे। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब क्या होगा कि यहां से एड्सॉर्ब किया हुआ हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा पूरा का पूरा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। देखो कार्बन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था CH2 और आपका हाइड्रोजन जुड़ा कहां, कैसे जुड़ा वो समझो। दोनों एक तरफ से जुड़ा, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ से जुड़ा। अब जब दोनों हाइड्रोजन जब आपका एक तरफ से जुड़ रहा है, दोनों हाइड्रोजन आपका एक ही डायरेक्शन से जुड़ रहा है ना, एक ही डायरेक्शन से, ये एक ही डायरेक्शन से जुड़ रहा है दोनों हाइड्रोजन, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन से ऐड होना, एक ही डायरेक्शन से ऐड होना, उसको हम क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। तो मतलब एक ही डायरेक्शन से ऐड होगा। तो हमको इसमें कौन कौन सी बातें पता पड़ी, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगा, कैसे यहां पर सिन एडिशन होगा, और कैसे यहां पर आपका एडिशन किस टाइप का होगा। एडिशन तो है, H2 का एडिशन तो हो रहा है, लेकिन सिन एडिशन ऑफ H2 हो रहा है, मतलब दोनों के दोनों H2 एक ही डायरेक्शन से जाएंगे। अब जब मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब सिंपली मैं इतना बोल सकता हूं, अगर एक हाइड्रोजन, अगर आपको कोई भी एक हाइड्रोजन वेज से अटैक मार रहा है, तो दूसरा भी हाइड्रोजन आपका वेज पर ही जाके जुड़ेगा। कोई भी एक हाइड्रोजन अगर आपका वेज पर जुड़ रहा है तो दूसरा भी वेज पर ही जुड़ेगा, क्योंकि ये सिन एडिशन है। और अगर एक आपका डैश से जुड़ेगा तो दूसरा भी आपका 100% डैश से ही जुड़ेगा। ये होता है सिन एडिशन। आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। ये तो पहला एग्जांपल था। अब दूसरा एग्जांपल इसका वो इसी में मैं आप लोगों को बताता हूं। दूसरा एग्जांपल समझना। एग्जांपल 2, यहां पर तो कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। अब जहां कॉन्जुगेशन होगा वहां कैसे होगा उसको समझ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को वो इजीली बता दूंगा। देखो ये वाला लिया मैंने एग्जांपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही पास करना है इसके ऊपर से ही, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही पास करना है मेटल सरफेस एट विच हाइड्रोजन इज एडसॉर्ब। अब देखो ऐसा है क्या, ऐसा है, इसको सबसे पहले अगर ये ऐसे दोनों डबल बॉन्ड अगर अलग अलग डायरेक्शन में है, दोनों डबल बॉन्ड अगर अलग अलग डायरेक्शन में है, अगर ये वाला बॉन्ड आपका रोटेशन करने लायक है, जहां पर अगर आपका फ्री रोटेशन है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अगर यहां पर आपका फ्री रोटेशन है तो सबसे पहले हम इसको रोटेट करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे बच्चों, रोटेट करेंगे। सबसे पहले मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों, रोटेट कर दिया। देखो रोटेट करके ये बन गया। अगर रोटेशन करने लायक है, अगर रोटेशन करने लायक नहीं होगा तो हम रोटेट नहीं करेंगे। अगर रोटेशन करने लायक होगा तो ही हम रोटेशन करेंगे। अगर रोटेशन करने लायक नहीं हुआ तो हम रोटेशन नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको मैं मेटल सरफेस के ऊपर से पास करता हूं। मेटल सरफेस
मेटल सरफेस पे कौन एडजॉर्ब है बच्चों? आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपका इस तरीके से एडजॉर्ब है। यहाँ पर आपका इसके बीच इंट्रैक्शन है, ठीक है, इस तरीके से एडजॉर्ब है। जैसे ही मैंने इसको पास किया, पास करने पर अब आपका क्या होगा बच्चों? अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा स्ट्रक्चर से, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करोगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। मेटल सरफेस, यहां पर मैं CH2 लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। CH2 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 CH2। अब देखो यहां पर भी आपका CH2 CH2। अब क्या होगा बच्चों? यहीं पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना स्टार्ट होगा, ठीक है। जहां पर आपका हाइड्रोजन मैंने ऐसे टिल्ट करके बनाया बच्चों, उसका मतलब वो नहीं है आपका, जो आप समझ पा रहे हो, ये आपका इस तरीके से। अब देखो यहां पर ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा होगा, ये वाला बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा होगा, ये वाला बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा होगा, तो ये वाला बॉन्ड आपका इधर की ओर मूव करेगा और ये वाला बॉन्ड आपका इधर की ओर। मतलब आपका क्या हो रहा होगा, सिंपली समझना, मैं आपको एक और तरीके से बताता हूं, सिंपली आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। ये वाला बॉन्ड आपका यहां जा रहा होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहां जा रहा होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहां जा रहा होगा। या तो ऐसे समझ लो, तो ऐसे समझने के बाद ऐसे समझो कि इसमें से कौन सा बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है। देखो ये वाला बॉन्ड यहां जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, और यहां जा रहा है, इसका मतलब यहां पर एक नया बॉन्ड बन रहा है, यहां पर एक आपका क्या बन रहा है बच्चों? नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर आगे जा रहा है, तो मतलब ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो रहा होगा बच्चों? ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा होगा, और यहाँ नया बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा बच्चों? आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, टूट के आगे आ रहा है ना, तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, तो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर ये कौन सा होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन वाला। तो इस तरीके से अब देखो थोड़ा सा, यहाँ पर कितने मेंबर साइक्लिक रिंग बनी है, थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर ये, 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 तो कितने मेंबर साइक्लिक रिंग बनी है? तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपके 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन गई है। क्या बन गया है? 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनी है। अब देखो 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनी है, फिर भी एक ही बात आपने देखा है, दोनों सेम डायरेक्शन से जुड़ा है, चलो वो तो ठीक है। 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनी है, और आपका फाइनल जो प्रोडक्ट होने वाला है वो क्या होगा बच्चों? देख सकते हो यहाँ पर CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ CH के बाद यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुआ ना, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH3। आप एक बार ट्रांजिशन स्टेट बनाने की खुद कोशिश करो, एक बार ट्रांजिशन स्टेट बनाने की खुद कोशिश करो। ऐसा क्यों हुआ? अब देखो ये वाला आपका कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है, ये वाला आपका कॉन्जुगेशन में सिस्टम, और जब कॉन्जुगेशन में सिस्टम होगा तब आपका 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपका कब बनेगा बच्चों? जब आपका दिस विल बी पॉसिबल when organic compound is in conjugation. This will be possible when, मैं लिखा देता हूं, ये आपका कब होगा? This will be possible when organic compound is in conjugation. जब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपका कॉन्जुगेशन में होगा तो आपका ऐसा होगा। काफी इजी है, एक बार आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी इजीली मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा सारा, ठीक है। तो काफी इजीली है, काफी सिंपल है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इसके आगे का पॉइंट। आगे का पॉइंट हमारा क्या है बच्चों? यहाँ पर क्या होगा बच्चों? देखो यहां से यहां जा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? डिसॉर्प्शन। ये भी पूछ सकता है आपका, डिसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो एब्जॉर्ब हुआ है हाइड्रोजन उसको निकाला है, तो इसको बोल सकते हो डिसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा भी बोल सकते हो इसको, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी आप लोगों का बोला जा सकता है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूं रिएक्टिविटी बिटवीन
यहाँ एल्किन और एल्किन का होगा ना, तो रिएक्टिविटी बिटवीन एल्कीन एंड अल्काइन, एल्कीन और अल्काइन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, उस बात को आपको समझना है। अब देखो एल्कीन और अल्काइन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा उसको आपको समझना है। देखो यहां पर आपका मेटल सरफेस है, यहां पर मैंने आपको क्या बना दिया बच्चों, मेटल सरफेस, थोड़ा सा इस तरफ से बड़ा हो गया, देख लेते हैं। ये मैंने बना दिया आपका मेटल सरफेस, ठीक है। अब यहां पर मैंने कोई एल्कीन मैंने एज्यूम कर लिया, देखो मैं एल्कीन बना लेता हूं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कीन, ये मैंने एल्कीन बना लिया, और यहां मैंने अल्काइन बना लिया। अल्काइन आपका ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो यहीं पर आपका मेटल कैटलिस्ट आ जाएगा, यहां पर मेटल कैटलिस्ट आपका यहीं पर आ जाएगा। अब समझो यहां पर मेटल सरफेस है, यहां पर भी आपका मेटल सरफेस बोलो या कैटलिस्ट बोल दो, बात एक ही है। यहां पर ये आपका मेटल कैटलिस्ट आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर देखो कहां रिएक्शन आपकी फास्ट होगी, थोड़ा सा सोचो यहां पर कि यहां पर ये वाला थोड़ा सा आपका यहां पर हाइड्रोजन के एडिशन को रोकेगा, यहां पर भी ये वाला थोड़ा सा आपका स्टेरिकली हिंडर्ड है, ठीक है। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, आपका लीनियर है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या है बच्चों, लीनियर है। लेकिन ये क्या है बच्चों, आपके 120 डिग्री है, 120 डिग्री से जब ये मेटल कैटलिस्ट जाएगा इसके पास, तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो आपका रोकेगा ना, हाइड्रोजन आपका यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, मतलब यहाँ पर क्राउडिंग है। यहाँ पर क्या है बच्चों, क्राउडिंग है। यहाँ पर क्या है बच्चों, क्राउडिंग क्रिएट है। यहां पर लीनियर है, यहां पर क्राउडिंग है। अब खुद बताओ आप लोग कि मेटल कैटलिस्ट कहां पहले जाएगा, एल्काइन में जाएगा कि एल्कीन में जाएगा। यहां क्राउडिंग की वजह से रुकेगा, लेकिन यहां पर मेटल कैटलिस्ट डायरेक्टली चला जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर मैं बोलना चाहूं रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी क्या होगा, रिएक्टिविटी में आप लोगों को सिंपल बोल दो तो यहां पर रिएक्टिविटी, हम रिएक्शन की क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्राउडिंग। जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी कम होगा, उतना ज्यादा आपका रिएक्टिविटी कम होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी यहां पर लिखा मैंने क्राउडिंग जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका रिएक्टिविटी कम होगा। मतलब अब इन दोनों में आपकी रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। इन दोनों में आपकी रिएक्टिविटी आपकी यहां पर एल्काइन की ज्यादा है। ये आपने क्या बनाया, अल्काइन बनाया, और ये आपने एल्कीन बनाया। ये आपने क्या बनाया, एल्कीन बनाया। अब देखो एल्कीन और एल्काइन में से रिएक्टिविटी किसकी आपकी मैक्सिमम होगी यहां पर, हैंस रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन इज मोर देन एल्कीन से ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है बच्चों, एल्काइन की है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी इजी है, काफी सिंपल है। चलो यहां पर क्राउडिंग होने की वजह से मेटल कैटलिस्ट पास नहीं आ पा रहा है, यहां पर जल्दी से पास आ रहा है, तो एडजॉर्प्शन, यहां पर डिसॉर्प्शन पहले होगा, यहां पर डिसॉर्प्शन बाद में होगा। टूटना है ना, ये अगर मेटल सरफेस जितना पास होगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा, तो ये मेटल सरफेस जितना पास होगा उतना जल्दी आपका रिएक्शन होगा। ये मेटल सरफेस जितना दूर होगा उतना लेट होगा, इंटरेक्शन कम होगा ना, दो एटम के बीच में इंटरेक्शन कम होगा। तो इसीलिए यहां पर ध्यान रखो, यहां पर क्राउडिंग ज्यादा होगी, और क्राउडिंग जहां ज्यादा होगी वहां रिएक्टिविटी आप लोगों की कम होगी, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बच्चों यहां पर समझने वाला कि चलो ठीक है सर, मैंने मान लिया अगर एल्कीन और एल्काइन दिया गया होगा, एल्काइन और एल्कीन दिया गया होगा, तो मैं 100% एल्काइन को टिक मार्क कर दूंगा। आप लोगों ने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया, पक्की बात है। एल्काइन को मैं टिक मार्क कर दूंगा एज कंपेयर टू एल्कीन में। लेकिन जब एल्कीन ही जब हमको एल्कीन दिए होंगे बहुत सारे, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं क्या करूंगा, तो थोड़ा सा देख लेते। जब मुझे एल्कीन दिया गया होगा तब मैं क्या करूंगा, तो रिएक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट एल्कीन्स। एक और पॉइंट समझ लेते हैं यहां पर, रिएक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट एल्कीन्स, मतलब अलग अलग एल्कीन्स में रिएक्टिविटी क्या होगा बच्चों, देख लेते हैं। फर्स्ट आपका क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ये आपका हो गया बच्चों थर्ड। इन सब में हम कैसे रिएक्टिविटी देखेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 यहां पर हो गया थर्ड। अब इन तीनों में रिएक्टिविटी कैसे देखेंगे, सबसे बड़ी बात है या तो आप स्ट्रक्चर बना लो, तो पहले मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूं अकॉर्डिंग टू क्राउडिंग, फिर मैं आपको एक और जनरलाइज तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये H यहां पर क्या होगा, ये CH3 H, ठीक है। यहां पर क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब बताओ क्राउडिंग कहां ज्यादा है, ये मेटल सरफेस, ये आपका मेटल सरफेस। अब क्राउडिंग कहां ज्यादा है आप बताओ, आप लोगों को खुद पता पड़ गया होगा कि क्राउडिंग कहां ज्यादा होगा। तो ये आपका मेटल सरफेस, मेटल कैटलिस्ट, ये भी आपका क्या होगा बच्चों, मेटल कैटलिस्ट, ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका मेटल कैटलिस्ट, ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मेटल कैटलिस्ट। तो थोड़ा सा समझेंगे यहां पर, ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मेटल कैटलिस्ट, ठीक है। अब बताओ जल्दी से, मेटल कैटलिस्ट, अब बताओ जल्दी से कि क्राउडिंग कहां ज्यादा है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहां पर क्राउडिंग आपकी बहुत ज्यादा है, यहां पर CH3 की क्राउडिंग आ रही है, यहां पर 2 CH3 आ रहा है, मतलब क्राउडिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब जैसे जैसे आपकी क्राउडिंग बढ़ेगी, अगर मैं बोलना चाहूं कि क्राउडिंग किस में ज्यादा है, क्राउडिंग आपकी थर्ड में ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड के बाद फर्स्ट। तो क्राउडिंग बढ़ेगा तो आपकी रिएक्टिविटी कम होगी, तो रिएक्टिविटी किसकी कम होगी बच्चों, रिएक्टिविटी किसकी कम होगी बच्चों, रिएक्टिविटी आपकी थर्ड की कम होगी, मतलब फर्स्ट आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आपका सेकंड होगा, फिर आपका थर्ड होगा। ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा, ठीक है। ऐसे तो मैंने आपको बता दिया, क्या ऐसा बोल पाना सही है, इससे भी थोड़ा सा अच्छे से मैं जीओसी का टर्म जीओसी के हिसाब से करता हूं यूज। जीओसी में आपने इस रिएक्शन में एक और पढ़ा होगा ना, एचओएच पढ़ा होगा, ठीक है। एचओएच आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो उसको मैं बता देता हूं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है बच्चों, कि जो आपका हाइड्रोजनेशन के टाइम जो हीट आपकी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और ये एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता है, वहां पर भी मैंने बताया था। मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, आप समझना यहां पर अगर मैं बोलना चाहूं कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसके लिए देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, 0। इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। और इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, 6 है। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा होगी, मैंने आप लोगों को लिखवाया था वहां पर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये बताओ एल्किन की स्टेबिलिटी निकालो थोड़ा, एल्किन की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर जब आपके हाइपर कंजुगेशन से देखना हो तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अब बताओ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कहां ज्यादा है बच्चों, इसमें ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा। तो बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा है बच्चों, यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपका फर्स्ट का ज्यादा है, देन आफ्टर सेकंड का ज्यादा है, और देन आफ्टर थर्ड का ज्यादा है। जब मैंने आप लोगों को बताया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपका एक्सोथर्मिक होता है, ये आपका एक टाइप का क्या होता है बच्चों, आपका एक्सोथर्मिक होता है। और जब ये आपका एक्सोथर्मिक होता है तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, जितना ज्यादा आपका रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक होगा, जितना ज्यादा रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होगा, उतना ज्यादा मतलब इस रिएक्शन से जो H निकलने वाला है, इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 उसका मतलब जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करने में, ध्यान से सुनना, मतलब हीट रिलीज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब ये बताओ यहां पर इसमें हाइड्रोजन को ऐड करने में मेरी सबसे ज्यादा हीट रिलीज हो रही है, इसमें कम हो रही है,
इसमें भी कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा हीट रिलीज जिसमें होगी, जो रिएक्शन सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, उसका प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उसका प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया? तो रिएक्टिविटी भी किसकी होगी? जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। तो इसके हिसाब से भी मैं निकाल सकता हूं कि इसकी रिएक्टिविटी का, इसके हिसाब से भी मैं लगा सकता हूं ऑर्डर। समझना, मतलब ध्यान से समझना, जिसका प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा वो रिएक्शन उतनी जल्दी होगी। ऑब्वियसली बात है। समझो जैसे ए आपका अनस्टेबल है, बी आपका स्टेबल है, ए आपका अनस्टेबल है और बी आपका स्टेबल है, ठीक है, बी आपका स्टेबल है, तो ये रिएक्शन यहां से यहां बहुत जल्दी होगी। लेकिन अगर मैंने बोल दिया ए आपका स्टेबल है, बी आपका अनस्टेबल है, तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? ये रिएक्शन ऑब्वियसली नॉट, ये रिएक्शन हो नहीं पाएगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल देता हूं यहां पर कि रिएक्शन आपकी कहां से कहां मूव होती है? स्टेबिलिटी की ओर। और अगर मेरा कभी भी बात को ध्यान से समझना, ए से बी है, ये आपका स्टेबल है, ये आपका अनस्टेबल है, ये आपका अनस्टेबल है और ये आपका स्टेबल है। अनस्टेबल से स्टेबल जाएगा तो यहां पर हीट आपकी रिलीज होगी और जो हीट रिलीज होगी ये एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है, और ये कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक। और जितना ज्यादा अमाउंट में हीट आपकी रिलीज होगी उतना ज्यादा अमाउंट में आपका प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा होगा, उतना ज्यादा अमाउंट में आपका प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा होगा। बात को ध्यान से समझो, जितना ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी उतना ज्यादा अमाउंट में आपका प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा होगा। और जितना ज्यादा अमाउंट में आपका प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा होगा, इसका मतलब जितना जल्दी आपका प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा होगा उतना ज्यादा ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक का वर्ड का मतलब आपको समझ में आया? एक बार समझना, अनस्टेबल से स्टेबल जाएंगे तो हीट आपकी रिलीज होगी। वो हीट स्टेबल, कोई भी कंपाउंड अपने में से हीट रिलीज कर रहा है, इसका मतलब अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। और जो एनर्जी को रिड्यूस करेगा इसका मतलब वो क्या होगा? स्टेबल होगा। ऑब्वियसली बात है, समझना ध्यान से। स्टेबल कंपाउंड की एनर्जी लेस होती है, क्यों होती है? क्योंकि अपने में से एनर्जी को रिलीज कर रहा है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक। बिल्कुल सही जा रहे, ठीक है। जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, अगर मैं बोलूं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन में दिया, जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उतना ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। अब बात समझना, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? बताओ, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी आपकी? यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी फर्स्ट की, देन आपकी सेकंड की, देन आफ्टर थर्ड की। ये बात आप लोगों को समझ में आई? इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे फाइनली क्या समझ में आया? इससे फाइनली हमको ऐसा समझ में आया कि अगर हमारे किसी भी रिएक्शन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी ज्यादा आ रही है वो उतना फास्ट होगा, चलो एक क्वेश्चन करते बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं, ठीक है ना, एक एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बताता हूं तो आपको और क्लियर होगा फंडा। देखो यहां पर एनालिसिस कराता हूं मैं आप लोगों को, मैंने पहले भी पढ़ाया था ऐसा कुछ, वो जीओसी में आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाला टॉपिक खोल के देखो, आपको बताया था ऐसा मैंने, ठीक है। देख लेते हैं यहां पर मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहां पर निकल H2 ले लिया मैंने, यहां पर भी मैंने निकल H2 ले लिया। इसका फंक्शन मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। हाइड्रोजनेशन मतलब आपको डबल बॉन्ड पे ही अटैक कर रहा है, डबल बॉन्ड पे ही अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा बेटा? डबल बॉन्ड पे। मैंने एल्किन और एल्काइन का ही लिया है ना, तो एल्किन और एल्काइन पे ही अटैक करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या बनेगा, CH3 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 CH2 CH3, यहां पर क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये मैंने बोल दिया आपका X है, ये मैंने बोल दिया X है, ये मैंने बोल दिया डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजनेशन आपका Y है, ये मैंने बोल दिया आपका डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजनेशन आपका Z है, माइनस Z है। अब बताओ यहां पर X Y Z में से X किसका ज्यादा होगा? आपका X ज्यादा होगा कि Y ज्यादा होगा कि Z ज्यादा होगा, वो आपको बताना है। तो देखो यहां पर समझ सकते हैं, यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों? 6। यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3। यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने? 0।
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब इन तीनों में अनस्टेबिलिटी में अगर चेक करना चाहूं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उसी क्वेश्चन का मैंने इस तरीके से बता रहा हूं आपको। तो अगर मैं देखना चाहूं तो अनस्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा होगी, जो आपका स्टेबल होगा उसकी लेस होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बात को ध्यान से समझो, बहुत ही इजी है। अब देखो कौन सा एल्कीन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिसका अल्फा हाइड्रोजन 6, ऑब्वियसली बात है। तो आपका स्टेबिलिटी देखना चाहूंगा तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी आपकी थर्ड की ज्यादा होगी। थर्ड के बाद आपकी किसकी होगी, सेकंड की। सेकंड के बाद आपकी किसकी होगी, फर्स्ट की। फर्स्ट आपका सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। फर्स्ट आपका सबसे ज्यादा क्या बच्चों, अनस्टेबल है। अनस्टेबल से स्टेबल जाएगा तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। ये पहले ही स्टेबल है, स्टेबल से थोड़ा सा स्टेबल बनेगा तो एक्स वाई की वैल्यू थोड़ी कम होगी। तो यहां पर अगर मैं बोलूं डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन आपकी किसकी ज्यादा होगी, एक्स वाले की ज्यादा होगी। देन आफ्टर आपकी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, वाई वाले की। देन आफ्टर आपकी किसकी ज्यादा होगी, जेड वाले की। ऐसे ही मैंने निकालना बताया था आप लोगों को पहले। वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसको एचओएच भी बोलते हैं, इसको हम एचओएच भी बोलते हैं। मैंने आपको एचओएच के ऑर्डर में सिखाया था ना, एचओएच भी बोलते हैं इसको। समझ में आ गया, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो आप लोगों को एक समझ में आ गया कि अगर मैंने स्टेबिलिटी निकाल ली तो डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन जिसका ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। और यहां पर रिएक्टिविटी भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो फाइनली जो इसका समरी आया बच्चों, हमारा क्या आया बच्चों, समराइज पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं। समराइज पॉइंट हमारा क्या आया बच्चों, यहां पर समराइज पॉइंट में क्या बोल सकता हूं, एक्चुअली यहां पर रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्कीन में देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपको होता है एल्काइन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपको होता है एल्काइन। एल्काइन के बाद एल्कीन में हम क्या देखते हैं बच्चों, एल्कीन में रिएक्टिविटी ऑर्डर देखने के लिए रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्राउडिंग या फिर हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या फिर हम बोल सकते हैं यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कैसे दे सकते हैं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जेई आपसे पूछ सकता है कि इनमें से किसके हाइड्रोजनेशन की एनर्जी ज्यादा है, मतलब डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो हाइड्रोजनेशन आपके कौन से रिएक्शन में ज्यादा है, मतलब जिसके स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा होगी उसका हाइड्रोजनेशन कम होगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीका आप लोगों को आना चाहिए। ये आपको किसके लिए बच्चों, केवल और केवल एल्कीन के लिए, केवल और केवल किसके लिए बच्चों, एल्कीन के लिए। बस इस चीज को आप लोग ध्यान से समझो, काफी इजी है, काफी सिंपल है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं आपको देता हूं, आप लोग इसमें आप लोगों को निकालना होगा। आप एक बार एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, काफी इजी है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां पर फर्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहां पर आपका CH3, यहां पर आपका CH3, ये हो गया सेकंड। ये हो गया आपका CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये हो गया आपका थर्ड। अब बताओ किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन, और डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। या आप लोग जानते हो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो आप लोग समझ सकते हो, आप सिंपली समझ सकते हो। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, यहां पर है 12, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों 6, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों 0। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कौन सा फॉर्म होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आपका क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। यहां पर आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड के बाद आपका कौन सा होगा सेकंड के बाद आपका कौन सा होगा फर्स्ट। और अगर मैं बात करूं डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा होगी बच्चों, यहां पर
यहाँ पर आपकी मैक्सिमम, यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन लगा लेना ताकि आपका सही रहे, नेगेटिव वैल्यू के साथ, मतलब नेगेटिव वैल्यू के साथ और पॉजिटिव वैल्यू के साथ आप कंफ्यूज ना हो। मॉडुलस फंक्शन लगा लो, यहाँ पर आप लोग मॉडुलस फंक्शन लगा लो पहले में भी, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद आपके सेकंड की होगी, उसके बाद आपके थर्ड की होगी। ठीक है, थर्ड की होगी। अब इसके बाद आप लोगों को समझना है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजनेशन ही होता है, वही आपकी क्या हो जाती है बच्चों, रिएक्टिविटी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिएक्टिविटी देख सकते हैं किसी भी एल्किन का। ठीक है, किसी भी एल्किन का हम लोग यहाँ पर रिएक्टिविटी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर अगला कि प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है। प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है वो तो मैंने पहले भी बताया, अब फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं एक बार। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, क्यों है वो मैं बता देता हूं। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। मैं आपको बॉन्ड के फॉर्म से बता देता हूं। ठीक है, जब आप इस रिएक्शन को देख पा रहे होंगे तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये आपका निकल कैटलिस्ट, मतलब मैं मेटल कैटलिस्ट बात कर रहा हूं ना, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इन सब की बात करूंगा। तो यहां पर अब आप समझ पा रहे होंगे, यहां पर CH3 बन रहा है, एल्केन ही बनेगा। ठीक है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन एडसॉर्ब वाला, एक हाइड्रोजन इसके पास जुड़ जाएगा, एक वाला इसके पास। ठीक है, ऐसा बताया था मैंने मैकेनिज्म में क्या हो रहा था बच्चों, थोड़ा सोचो ना, मैकेनिज्म में क्या हो रहा था। ये वाला हाइड्रोजन इसके पास जाके जुड़ रहा था, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास जाके जुड़ रहा था, मतलब आपका क्या हो रहा था, सिन एडिशन आपका हो रहा था। ठीक है ना, सिन एडिशन आपका हो रहा था। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, यहां पर ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला सिग्मा बॉन्ड। इन रिएक्टेंट साइड आपका वन पाई बॉन्ड एंड वन सिग्मा बॉन्ड विल ब्रेक। इन प्रोडक्ट साइड ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। इन प्रोडक्ट साइड बोथ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दोनों के दोनों आपके सिग्मा बॉन्ड बने। अब दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड बने और यहां पर एक पाई बॉन्ड टूटा और एक सिग्मा बॉन्ड टूटा, बात समझ में आएगी। अब यहां पर अगर मैं बोलना चाहूं कि as we know that सिग्मा बॉन्ड, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का आपका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। अब यहां पर अगर आपका सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, तो आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर अगर आपका सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड होगा। तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर आपका कहां से कहां जा रहा है रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ओर जा रहा है, और वीक बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका बन रहा है। इसका मतलब यहां पर आपका क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फिनोमिना, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फिनोमिना, बॉन्ड फॉर्मेशन आपका एक्सोथर्मिक फिनोमिना होता है। तो जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, अपने आप आपकी एक्सोथर्मिक हो जाएगी। वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, एक्सोथर्मिक। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर आपकी रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट मेटल कैटलिस्ट। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। कल हम इससे रिलेटेड और भी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज दिस कंसेप्ट प्रेफरली। फर्स्ट आपको ऐसे कंसेप्ट आज ही याद कर लेने हैं। अगर आपने याद कर लिया तो नेक्स्ट डे आपको समझ में आ जाएगा। आई होप सो कि आपका आज का आपका लेक्चर समझ में अच्छे से आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।